हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्विपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और करंटली हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। आज हम बात करेंगे ट्रेड पॉलिसी के बारे में, ट्रेड कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड कैसा था और इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग स्ट्रैटेजी क्या थी। बेसिकली 1950 से लेके 1991 तक, जब तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, या आपने सुना होगा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आपको बेसिक पता होगा कि 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जैसे हम LPG कहते हैं, वो पॉलिसी अडॉप्ट की थी। तो तब बहुत चेंजेस आ गए थे फॉरेन ट्रेड में, बट जब इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद से लेके जब तक रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, यानी 1950 से लेके 1990 तक क्या हाल था ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड कैसा था, कॉम्पोजिशन क्या था, कहाँ एक्सपोर्ट होते थे, कहाँ इंपोर्ट होते थे, किन प्रोडक्ट्स में होते थे, आज हम बात करेंगे इस सब की। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे, हमारा बेसिकली रैशनल ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग स्ट्रैटेजी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग स्ट्रैटेजी क्या थी, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, यानी इंपोर्ट को बंद करो और जिस प्रोडक्ट का आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट का मतलब क्या है, किसी और कंट्री से गुड खरीदना और उसके बदले उनको पैसे देना। तो पॉइंट ये था कि आप किसी और कंट्री में अपना पैसा दोगे, फॉरेन एक्सचेंज आपका जाएगा और वहाँ से आप गुड खरीदोगे। इससे बेटर है आप उसको डोमेस्टिक मार्केट से खरीदो, यानी हमारे इंडिया में ही उसको बनाओ और वहीं से उसको खरीदो और उसका इंपोर्ट करना बंद करो, कम करो। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इसको कहते हैं। और इस स्ट्रैटेजी के पीछे रैशनल क्या था, बेसिकली इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट थी, जिसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करो फॉरेन कंपटीशन से और फॉरेन इंडस्ट्रीज से। क्योंकि होता क्या था, फॉरेन मार्केट में सेम गुड कम रेट पे बनता था, वो कम रेट पे हमें हमारी मार्केट में मिलता था, और फिर जो डोमेस्टिक हमारी मार्केट में बन रहा है हम उसको खरीदने के बजाय फॉरेन वाला गुड खरीदते थे, क्योंकि हमें वो सस्ता पड़ रहा है। तो हमारी जो कौन इफेक्ट होता था इस चीज़ से, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। तो एम क्या था कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को आप प्रोटेक्ट करो, ये था। और कैसे प्रोटेक्ट करा जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, हमने बात कर ली कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करो, ये हम बात कर रहे हैं। बेसिकली इंडिपेंडेंस हमें मिल गई है, आज़ादी हमें मिल गई है। अब हमारा क्या सिस्टम, क्योंकि इकोनॉमी का हाल बहुत ख़राब था, तो अब आप फॉरेन ट्रेड को कैसे आगे लेके जाएंगे कि वो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट दे। और आपको उसमें क्या करना है, आपने इंपोर्ट सब्सटीट्यूटिंग स्ट्रैटेजी तो ले ली, लेकिन ये कैसे काम करेगी, कैसे आप इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करेंगे, उसके भी दो तरीके थे। या तो आप इंपोर्ट कर देंगे हाई टैरिफ, उससे क्या होगा, जो आप गुड इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन मार्केट से उस पर आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, तो वो गुड ऑटोमेटिकली बहुत महंगा हो जाएगा। और अब जब मार्केट में जाएंगे, आप किसी भी मार्केट में गए और वहाँ पे अगर दो गुड हैं, ये वाला गुड महंगा है, तो आप ऑब्वियसली सस्ता गुड खरीदेंगे। यही होना है और हमें यही करना है इनडायरेक्टली। जो फॉरेन गुड आ रहा है हमारी इकोनॉमी में, हमारी मार्केट में, उसको महंगा कर दो, क्या करके, हाई टैरिफ इम्पोज करके। ये एक तरीका है इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करने का, इंपोर्ट को बेसिकली एक तरह से बंद करने का। और दूसरा तरीका है इम्पोज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, यानी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन कर दो कि कितनी क्वांटिटी हमारी कंट्री में आ सकती है किसी भी गुड की, उस पर लगा दो रिस्ट्रिक्शन कि इस कोई भी गुड के अगर हम टी शर्ट्स ले लें, टी शर्ट्स इंपोर्ट हो रही है, तो आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि सिर्फ 100 टी शर्ट ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती हमारी इकोनॉमी में, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो हो गई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। इन दो तरीक़ों से इंपोर्ट हम सब्सटीट्यूट कर सकते थे। ओके, क्या होगा उसके बाद अगर हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है, उससे हो रहा है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल बेस। कैसे, क्योंकि आपने इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कर दिया। अब अगर टी शर्ट्स आपने कोई भी XYZ आप ब्रांड समझ लो, जो फॉरेन मार्केट का ब्रांड है, अमेरिका ले लो, अमेरिका से टी शर्ट्स आ रही थी और आपके खुद के कंट्री में भी टी शर्ट्स बन रही थी, पर क्योंकि अमेरिका की टी शर्ट सस्ती थी तो आप वो खरीद लेते थे। तो क्या होता था, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है टी शर्ट्स का, उसकी टी शर्ट्स बिकती नहीं थी, तो वो प्रोडक्शन कम करता था। प्रोडक्शन कम करता था तो उस वजह से जब उसको यूनिट्स जितनी बनानी चाहिए उतनी नहीं बनाएगा, तो उतनी लेबर भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी होती थी कहीं ना कहीं, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट होती थी। अब अगर आपने इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कर दिया और अमेरिका से टी शर्ट्स आनी बंद हो गई, अमेरिका से आती थी, आप अज्यूम कर लो अमेरिका से 1000 टी शर्ट्स आती थी, अब वो 1000 टी शर्ट्स नहीं आती, इंपोर्ट बंद कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। अब सेम आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को वो 1000 टी शर्ट्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि उसकी डिमांड तो थी। क्यों आ रही थी वो मार्केट में, क्योंकि डिमांड थी। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करके क्या हुआ
कि जो 1000 टी शर्ट्स की डिमांड अमेरिका फुलफिल कर रहा था, अब वही 1000 टी शर्ट्स की डिमांड हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फुलफिल करेगा। वो एक्स्ट्रा 1000 टी शर्ट्स बनाएगा, बनाने के लिए वो मशीन पे लेबर एम्प्लॉय करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट होगी और इससे हमारा इंडस्ट्रियल बेस डेवलप होगा। इंडस्ट्रियल बेस डेवलप होने से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और उससे सेल्फ सस्टेनेंस आएगी, क्योंकि सारी की सारी सेल्फ सस्टेनेंस आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड होकर नहीं हासिल कर सकते। हमें इंडस्ट्री की बराबर की हेल्प चाहिए, इसलिए हमें इंडस्ट्रियल बेस डेवलप करना था। तो ये एम था सारा का सारा। बेसिकली ये पूरा क्रक्स था आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी का, कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी क्यों है, उसका एम क्या था, कैसे अचीव कर सकते हैं और अचीव करने के बाद उससे हमें क्या मिलेगा। तो ये सारा आपका एक समरी थी, एक क्रक्स में आपको पॉइंटर्स एक्सप्लेन कर दिए। अब हमने बात की कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी तो कर ली, लेकिन और भी रीजंस हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने के, और भी रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं? वाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन? तो टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। पहला क्या होता है, आप इंपोर्ट बंद करेंगे, आप कोई भी गुड इंपोर्ट कर रहे हैं, टी शर्ट्स अमेरिका से आ रही हैं, तो आप अमेरिका को कुछ पैसे भी दे रहे हैं और अमेरिका रुपी नहीं एक्सेप्ट करता, उनके यहाँ रुपी नहीं चलते, तो आप उन्हें डॉलर दे रहे हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपने अपना रखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हुआ हमारी कंट्री का, कि हमारी कंट्री का एक समझ लो एक खजाना है, एक बैंक है, एक बॉक्स समझ लो आप, अज्यूम करके चलना, इसमें हर कंट्री की कुछ कुछ करेंसीज हमने बचाई हुई हैं, सेव करी हुई है, क्योंकि ये हमारा खजाना है। तो इस खजाने से आपका रिजर्व कम होता जा रहा है, क्योंकि आप इसमें से डॉलर निकाल के दिए जा रहे हो इंपोर्ट की वजह से। इंपोर्ट कर रहे हो, गुड खरीद रहे हो, उसके बदले उन्हें डॉलर दे रहे हो। अगर आप इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो उसके बदले उन्हें डॉलर नहीं दोगे, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सेव होगा। ये था पहला रीज़न कि क्यों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग स्ट्रैटेजी या क्यों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन काम करी। उसके बाद प्रोटेक्टेड मार्केट, जो डोमेस्टिक मार्केट आपकी थी, अब आपने उसे प्रोटेक्ट कर लिया। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे वो पहले मार्केट में नहीं बिक रहा था, उनकी लाइवलीहुड नहीं चल रही थी, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही थी। आपने ये सब होने से बचा लिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके। देन डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, अपने आप डिमांड क्रिएट हो गई। जब 1000 टी शर्ट्स की डिमांड है अमेरिका से इसीलिए आ रही हैं, लेकिन वो बंद हो गई, तो 1000 टी शर्ट्स जिन्हें पहननी है उन्हें तो पहननी है ना, उनकी डिमांड तो एज इट इज़ है। तो अगर अमेरिका नहीं फुलफिल कर पा रहा तो आप फुलफिल करो, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फुलफिल करेगा, तो अपने आप क्या होगा, डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड विल इंक्रीज। ओके, देन सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब क्योंकि 1000 टी शर्ट्स, अब आप डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो और अमेरिका से बंद हो गई हैं आनी, अब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अब आपके ऊपर एक एडेड वो आ गया, प्रेशर आ गया कि आपको 1000 टी शर्ट्स और बनानी है। अब वो और बनाने के लिए आप और लेबर हायर करोगे, और यही इससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। तो ये एक और रीज़न हो गया। देन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, अपने आप हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऊपर उठेंगी और हमारा इंडस्ट्रियल बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग स्ट्रैटेजी। ओके, अब हमने बात कर ली, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग स्ट्रैटेजी की बात हो गई। अब बात करेंगे कि ऐसा नहीं था कि इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो गए थे, इंपोर्ट होते थे, हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स में, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप ग्लोबली कनेक्टेड हैं किसी कंट्री से, आप उनको बेच तो रहे हैं अपना प्रोड्यूस किया हुआ सामान, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी इंपोर्ट ना करें, ऐसा नहीं होता। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग में आप कोशिश करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द आइटम जो है वो आपको ना मंगानी पड़े, पर फिर भी कुछ क्रूशल आइटम होती हैं जो आपकी कंट्री में नहीं बन सकती, वो आपको मंगानी पड़ती हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड क्या था, इंडिपेंडेंस से लेके 1990s तक कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड कैसा था। कॉम्पोजिशन का मतलब यही होता है कि एक्सपोर्ट कौन सी प्रोडक्ट हो रही थी या कौन से आइटम एक्सपोर्ट हो रहे थे, कौन से आइटम इंपोर्ट हो रहे थे। तो एक्सपोर्ट्स आपके हो रहे थे जेम्स एंड ज्वेलरी आप बना रहे थे इंडिया में और आप बाहर दे रहे थे, एक्सपोर्ट हो रही थी। केमिकल्स एक्सपोर्ट हो रहे थे। रेडीमेड गारमेंट, यानी कोई भी रेडीमेड जो आपका गारमेंट है, जो भी आपने कुछ पहना है रेडीमेड आइटम, वो एक्सपोर्ट हो रही थी। कॉटन यार्न एक्सपोर्ट हो रहा था, फैब्रिक एक्सपोर्ट हो रहा था, आयरन ओर एक्सपोर्ट हो रहे थे, लेदर और लेदर आपका रॉ लेदर भी, और लेदर से बने हुए गुड्स या लेदर के कपड़े, ये सब भी आपका एक्सपोर्ट हो रहा था। इंपोर्ट भी हो रही थी कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल, कुछ केमिकल इंपोर्ट भी हो रहे थे। पर्ल्स हो गया, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन हो गया, जो भी वो सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन होते हैं वो भी इंपोर्ट किए जा रहे थे।
ओके, ये था आपका कॉम्पोजिशन। और एक और हम पॉइंटर इसमें ऐड करेंगे, बेसिकली उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि आपका डेटा करेक्ट होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या थी। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड से क्या मतलब है कि कौन सी कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसा था। तो यहाँ पे मैंने स्पेशली पॉइंट मेंशन किया है, आप लोग इसको सुन के आप कहीं नोट कर सकते हैं। अफ्रीका एंड अमेरिका, इनके साथ बेसिकली आपका जो एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट दोनों इंक्रीज हुए। 1950 से लेके 1990s तक आपका अफ्रीका और अमेरिका से एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ और इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ। तो इम्पैक्ट आया किसके साथ? यूरोप के साथ आपका इम्पैक्ट आया। वहाँ से आपने इंपोर्ट तो ज़्यादा करना शुरू कर दिया, पर जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गए। तो क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपके दोनों बढ़े। बेसिकली इसका मतलब है कि आपका ट्रेड उन कंट्रीज़ के साथ बढ़ा, क्योंकि आपने अपने गुड्स बना के वहाँ बेचे भी और अपने उनके गुड्स आपने खरीदे भी। किनके साथ हुआ ये? अफ्रीका और अमेरिका के साथ। अफ्रीका और अमेरिका के साथ आपका ट्रेड बढ़ा और आपने इंपोर्ट भी किया, एक्सपोर्ट भी किया। लेकिन यूरोप के साथ आपने सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ाया। यानी उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके यहाँ भेजने शुरू किए, बट आप जो बनाते थे वो नहीं खरीदे, और इस वजह से जो आपका एक्सपोर्ट है वो आपका यूरोप के साथ कम हुआ इस टाइम पीरियड में, 1950 से लेके 1990s तक। तो ये था आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। अब हम बात करेंगे ट्रेड पॉलिसी की। ट्रेड पॉलिसी क्या है? तो ट्रेड पॉलिसी बेसिकली इट इज़ कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ लॉज, रेगुलेशन एंड इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट to affect quantity and value of nations export and import। सिंपल लैंग्वेज में कुछ नहीं, बात यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही है 4-5 लाइन में, बहुत सिंपल है समझने के लिए। कुछ नहीं हो रहा, एक बेसिकली कंट्री जो गवर्नमेंट एक अडॉप्ट करती है कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ लॉज, कुछ फ्रेमवर्क। क्यों अडॉप्ट करती है? टू डिसाइड कि एक्सपोर्ट कैसे होगा, इम्पोर्ट कैसे होगा। तो ये जो सारे रूल रेगुलेशंस और ये सब है ना, ये मिलके क्या बन जाते हैं? आपकी ट्रेड पॉलिसी। सिंपल लैंग्वेज, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो अब हमें ना टाइमलाइन देखनी है एक। मैंने ये टाइमलाइन ना आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से अरेंज किया, आपको अपनी बुक्स में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ आपके लिए मटेरियल कंपाइल करके, रीड करके, समझ के एक ऐसा टाइमलाइन आपको देने की कोशिश की है जिससे आप अगर विजुअल मेमोरी, क्योंकि क्या होता है पिक्टोरियल मेमोरी बहुत मैटर करती है आपको जब एग्जाम में आप जाते हैं और इतना डेटा आप नहीं याद कर सकते, तो आप सिंपल टर्म्स में क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये समझना है कि 1950 से लेके 1990s तक ट्रेड पॉलिसी कैसे चेंज हुई, क्योंकि ऑब्वियस है डायनामिक टाइम्स है, चेंजिंग टाइम्स हैं। इंडिपेंडेंस पे क्या था, इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी, हम लोग भी समझने की कोशिश तब कर रहे थे कि कैसे आगे प्रोसीड करना है, तो ट्रेड कैसा होना चाहिए, लेकिन उसमें टाइम के साथ साथ चेंजेस आते जा रहे थे और दूसरी कंट्रीज़ को देख के भी हम जो भी सक्सेसफुल पॉलिसीज़ थी वो सारी अडॉप्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली चेंजेस आ रहे थे। तो अब चेंजेस आते आते कैसे चेंजेस आए, हम ये एक टाइमलाइन के थ्रू पढ़ेंगे यहाँ पे। और हम पहले बात करेंगे आपका 1950, बेसिकली जब इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुई, इंडिपेंडेंस के बाद एक इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुई, तो जब प्लानिंग एरा शुरू हुआ उस टाइम पे ट्रेड पॉलिसी में क्या लिया गया, उस टाइम में ट्रेड पॉलिसी थी इनवर्ड लुकिंग। इनवर्ड लुकिंग जैसे हमने बात की, इनवर्ड लुकिंग यानी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करो, इनवर्ड लुकिंग यानी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करो। तो सिंपल बात आ गई, आपकी जो पॉलिसी थी वो थी इनवर्ड लुकिंग। उसके बाद 1956 टू 1961 में आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान आया। उस टाइम पे क्या चेंजेस आए ट्रेड पॉलिसी में, उस टाइम पे आप आगे बढ़ेंगे अगर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल कैपिटल गुड्स। इंपोर्ट क्या होने लगा अब आपका, पहले तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी थी कि भाई सब कुछ ही आप अपनी कंट्री में बनाओ, फिर धीरे धीरे कुछ साल बाद ऐसा लगा कि नहीं यार हम सब कुछ नहीं बना सकते अपनी कंट्री में, कुछ एसेंशियल आइटम हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, जैसे आपका कैपिटल गुड हो गया, स्पेयर पार्ट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, या ऐसी कोई भी एसेंशियल आइटम जो आपको आपकी कंट्री में नहीं मिल रही, या एसेंशियल आइटम में वो भी आते थे जैसे रॉ मटेरियल हो गया इंपॉर्टेंट, जो आप बाहर की कंट्री से मंगवाएं और उसके बाद अपनी कंट्री में प्रोडक्ट बनाएं उससे, और उसके बाद वो आगे एक्सपोर्ट करें, उसके लिए भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए होता था। तो धीरे धीरे इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल आइटम स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1970s में क्या हुआ, 70s में ना पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन की तरफ थॉट दिया गया कि एक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हमें पूरा ही इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना है, रादर देन वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन।
सी 2 तरीके होते हैं, मैं इस टॉपिक को डेफिनेटली आगे भी कवर करूँगी, बट अभी मैं ना आपको छोटे से कुछ स्मॉल लाइन में समझाना चाहती हूँ कि एक होता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि आप इम्पोर्ट बंद कर दो बिल्कुल और सारा आइटम डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस करो। एक होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि इम्पोर्ट कितना हो रहा है उसको होने दो, कोशिश करो कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करो, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो इम्पोर्ट, सी कुछ आइटम्स आपकी कंट्री में नहीं बन सकती रिसोर्सेज की वजह से, क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से, या और बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं। आपकी कंट्री में कुछ चीज़ें, स्किल्स है, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की वजह से कुछ चीज़ें जो आपकी कंट्री में नहीं बन सकती, उनमें आप क्या करते थे कि वो आइटम अब आपको इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी। आप इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पूरी तरह तो कर नहीं सकते, तो अब आप कैसे मैनेज करेंगे? तो बेटर है कि अपना एक्सपोर्ट प्रमोट करो। क्या होगा उससे कि एक्सपोर्ट आप अपना बढ़ाओ, ज़्यादा प्रोड्यूस करो और उसके बाद उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में ज़्यादा क्वांटिटी में बेचो। उससे क्या होगा? आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को थॉट दिया गया। टाइम के साथ चीज़ें चेंज हो रही थी, नई चीज़ें हम भी सीख रहे थे। तो 1970s में पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन की तरफ एक थॉट दिया गया कि नहीं भाई, इंपोर्ट पूरी तरह सब्सटीट्यूट करना पॉसिबल नहीं है। आइटम्स, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनका इंपोर्ट होगा ही होगा, तो क्यों ना एक्सपोर्ट प्रमोशन का सोचा जाए। इस तरफ थॉट ही चल रहा था। उसके बाद 1980s में क्या हुआ? अब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सी हम 1950 से धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं और अब हम 1980s की तरफ आ रहे हैं। और 80s में क्या हो रहा था? स्पेशल अरेंजमेंट टू प्रमोट एक्सपोर्ट ग्रोथ। अब मैंने जो बोला कि थॉट तो दिया जा रहा था, इस बारे में सोचा जा रहा था 1970s में कि लिबरलाइजेशन होना चाहिए, और 80s तक आते आते अरेंजमेंट होने लगी। क्योंकि अब क्या हुआ, आपने कुछ होता है, आपने सोचा कि चलो एक्सपोर्ट प्रमोशन करनी पड़ेगी, लेकिन अब वो कैसे होगी उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के लिए अरेंजमेंट करनी स्टार्ट हुई आपकी 80s में। वहाँ पे क्या हुआ, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स लाई गई, और उन स्कीम्स के थ्रू जो मेजर, बहुत सारी स्कीम्स होती थी, लेकिन हर स्कीम का जो एक मेजर और जो एक क्रक्स था, आप समझेंगे, तो वो था कि कंसेशन टू एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स को कुछ कंसेशन दिया जाता था कि एक्सपोर्टर्स आराम से अपना एक्सपोर्ट कर पाएँ और ज़्यादा कंट्रीज़ में ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करें। क्यों? उससे क्या होगा, कंसेशन देने से क्या होगा, अगर आप कंसेशन नहीं देंगे तो एक्सपोर्टर्स जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करेंगे छोटे छोटे स्टेप्स पे जब वो एक्सपोर्ट करने जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम्स वो ना फेस करें और स्मूथली एक्सपोर्ट हो जाए, इस तरह की अरेंजमेंट्स की गई 1980s में। और 1990s में क्या हुआ, ये तो हम आगे आने वाली वीडियोस में देख ही लेंगे कि LPG कैसे अडॉप्ट हुआ, आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे आई, ये सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि आपका बेसिकली प्री 1991 ट्रेड पॉलिसी क्या थी, उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड क्या था, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या थी, या इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी क्या कहते हैं हम लोग। तो आज हमने बात की इस सब की। वीडियो पसंद आई हो, आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।